किला और हर युद्ध भूमि पराक्रम की गवाही देती है। ये वही भूमि थी जहां सिर्फ राजमहलों में नहीं बल्कि रण क्षेत्र में भी शूरवीर जन्म लेते थे। इसी भूमि से उठे महाराज सातनदेव पासी, एक ऐसे योद्धा जिनकी तलवार के आगे बड़े बड़े महायोद्धाओं को भी घुटने टेकने पड़े। प्रदेश के बांगरमू क्षेत्र में जन्मे सातनदेव पासी बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। जब अन्य बालक खेलकूद में व्यस्त होते तब सातन अपनी तलवार की धार को तेज करने में लगे रहते। उन्हें घुड़सवारी और युद्ध कला की शिक्षा विरासत में मिली थी, लेकिन उनके भीतर एक जन्मजात योद्धा का साहस था। वह सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के जीवंत प्रतीक थे। सातनदेव पासी की वीरता की कहानियां उत्तर भारत के कोने कोने तक गूंजती थी। जब आल्हा और ऊदल जैसे महायोद्धाओं का पराक्रम चरम पर था, तब भी उन्हें सातनदेव पासी की शक्ति के आगे झुकना पड़ा। इतिहास कहता है कि सातनदेव पासी ने रणभूमि में आल्हा और ऊदल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इतना ही नहीं, उनके साले जोगा और भोगा भी सातन की तलवार के आगे टिक नहीं पाए और वीर गति को प्राप्त हुए। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये सामर्थ्य और स्वाभिमान की परीक्षा थी, जिसमें सातनदेव पासी ने अपने शौर्य का लोहा मनवाया। उनके नेतृत्व में सातन कोट एक अजेय दुर्ग के रूप में खड़ा हुआ, जिसकी सीमाओं को लांघने की हिम्मत करना किसी के बस की बात नहीं थी। जब जयचंद, जो खुद को उस समय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा समझता था, उसने सातनदेव पासी को एक फरमान भेजा, या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो और कर चुकाओ, या फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। लेकिन सातनदेव पासी स्वतंत्रता के उपासक थे। उनके लिए यह सिर्फ एक कर देने का सवाल नहीं था, बल्कि उनके सम्मान और अस्तित्व की बात थी। उन्होंने गर्व से सिर उठाकर उत्तर दिया, हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र ही रहेंगे। तो आज मैं आपके सामने उसी वीर महाराज सातनदेव पासी की कहानी रखने जा रहा हूँ। लेकिन हर बार की तरह इस कहानी की भी शुरुआत सातनदेव पासी के बचपन से करते हैं। सई नदी के किनारे बसा सातन कोट, जो कभी सुजानगढ़ कहलाता था, आज भी इतिहास की धरोहर के रूप में खड़ा है। ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि पासी जाति के स्वाभिमान और पराक्रम की प्रतीक भूमि थी। इस भूमि की नींव अभय राज के 7 पुत्रों में सबसे बड़े श्री सुजान ने रखी थी, जिसे सुजानगढ़ के नाम से जाना गया। लेकिन इसके स्वर्णिम युग की शुरुआत तब हुई जब उनके छोटे भाई राजा सातन पासी ने इसे अपने पराक्रम से पहचान दिलाई। महाराजा सातन पासी अपने पिता अभय राज के 7 बेटों में सबसे छोटे थे, लेकिन उनकी वीरता और शासन कौशल ने उन्हें पूरे राज्य का नेतृत्व करने के योग्य बना दिया। बचपन से ही वे रण कौशल, रणनीति और प्रशासन में पारंगत थे। जब राजा सातन ने राज्य की बागडोर संभाली तो उन्होंने न केवल अपनी जनता के हितों की रक्षा की बल्कि अपने राज्य का विस्तार भी किया। सातन कोट का राज्य धीरे धीरे उत्तर में खीरी, दक्षिण में उन्नाव, पश्चिम में हरदोई और पूरब में महाराजा बिजली पासी के राज्य तक फैल गया। उनकी सेनाओं का पराक्रम चारों दिशाओं में चर्चित था। सीमाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने कई किलों का निर्माण करवाया और एक सशक्त सैन्य बल खड़ा किया। यह सेना न केवल बाहरी आक्रमणों से रक्षा करती थी बल्कि राज्य के आंतरिक प्रशासन को भी सुचारू रूप से चलाती थी। राजा सातन पासी केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। उनकी नीति थी बिन साम दाम दंड भेद का संतुलित प्रयोग। उन्होंने अपने पड़ोसी राजा बिजली पासी के साथ घनिष्ठ मित्रता स्थापित की, जिससे उनके राज्य की ताकत और भी बढ़ गई। यह मित्रता सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित नहीं थी बल्कि सामरिक सहयोग और शक्ति संतुलन का भी उदाहरण थी। राजा सातन के 2 पुत्र थे, श्री त्रिलोक चंद्र और अभय चंद्र। उनके पुत्रों ने भी अपने पिता की तरह ही नए नगर बसाए। त्रिलोक चंद्र ने राय बरेली जिले में तिलोई की स्थापना की, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। वहीं अभय चंद्र ने उन्नाव के पूर्वा तहसील में डोडिया खेड़ा बसाया। यह प्रमाण था कि राजा सातन पासी न केवल एक वीर योद्धा थे बल्कि एक सक्षम प्रशासक भी थे, जिन्होंने अपने राज्य की समृद्धि का विस्तार किया। लेकिन राजा सातन पासी के काल में ही उत्तर भारत में कन्नौज का राजा जयचंद अपने राज्य को मजबूत करने में लगा था। जयचंद को अपने क्षत्रिय वंश का घमंड था और वह नहीं चाहता था कि कोई अन्य राजा उसकी बराबरी करे। जब सातन पासी का राज्य दिन ब दिन फलने फूलने लगा और उनकी शक्ति बढ़ने लगी तो जयचंद के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। इतिहासकार मानते हैं कि राजा सातन पासी का शासन 1150 ईस्वी से 1202 ईस्वी के बीच रहा, जबकि जयचंद 1170 ईस्वी से 1194 ईस्वी तक कन्नौज पर शासन कर रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों ही समकालीन
तत्कालीन शासक थे और उनका संघर्ष उस दौर की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। राजा सातन पासी ने अपने पराक्रम, बुद्धिमानी और शक्ति से अपने राज्य को सुदृढ़ किया और किसी के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उनके इस स्वाभिमान और वीरता की गाथा आज भी पासी समाज और भारतीय इतिहास में एक प्रेरणा बनी हुई है। उनका राज्य एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा, जिसने दिखा दिया कि शक्ति और आत्मसम्मान के साथ कोई भी अपने राज्य को सुरक्षित रख सकता है। तब जयचंद ने सातन पासी को एक संदेश भेजा, तुम मेरे अधीन आ जाओ और कर अदा करो, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन सातन पासी स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रिय थे। उनके लिए यह सिर्फ एक कर देने का सवाल नहीं था, बल्कि अपनी स्वतंत्रता और अस्तित्व की रक्षा करने की चुनौती थी। उन्होंने जयचंद का प्रस्ताव ठुकरा दिया और साफ शब्दों में संदेश भेजा, हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा स्वाभिमान धन से अधिक मूल्यवान है। जैसे ही यह उत्तर जयचंद सामने आया, वह क्रोधित हो गया। उसके दरबार में कुछ लोगों ने उसकी आलोचना भी की। तभी राजा जयचंद ने सोचा कि यदि वह सातन देव पासी के किले पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर ले तो स्वतंत्रता की मशाल बुझ जाएगी और वह अपने राज्य का विस्तार भी कर सकेगा, और ये जो लोग भी आलोचना कर रहे हैं सबके मुंह पर ताला लग जाएगा। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह इस पासी योद्धा को हराकर उसका राज्य अपने अधीन कर लेगा। लेकिन युद्ध से एक दिन पहले वह कन्नौज की ओर से एक संदेश वाहक को सातन कोट भेजा। उसने वहां जाकर राजा जयचंद का संदेश पढ़ा, राजा सातन, अब भी समय है, मेरी अधीनता स्वीकार करो, अन्यथा मेरे हाथी तुम्हारे किले की दीवारों को रौंद डालेंगे। लेकिन सातन देव पासी भी कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने गर्व से उत्तर दिया, हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र ही रहेंगे, युद्ध ही तुम्हारा उत्तर होगा। इसके बाद सातन कोट की भूमि पर युद्ध की गर्जना गूंजने लगी। चारों ओर रणभेरी बज उठी थी, तलवारों की चमक आंखों को चौंधिया रही थी और योद्धाओं के सिंहनाद से आकाश कांप उठा था। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये स्वाभिमान और अस्तित्व की लड़ाई थी। उधर सातन देव पासी का जवाब सुनकर जयचंद का क्रोध उमड़ पड़ा, जिसके बाद वह एक विशाल सेना तैयार की। हजारों घुड़सवार, लाखों पैदल सैनिक, हाथियों की टुकड़ियां और असंख्य धनुर्धर, सबसे विशाल और सुसज्जित सेना युद्ध के लिए निकल पड़ी। उनका लक्ष्य था सातन कोट को तहस नहस करना और महाराज सातन देव पासी को पराजित करना। इधर सातन कोट की दीवारों से महाराज सातन देव पासी ने जब विशाल सेना को आते देखा तो उन्होंने अपनी वीर सेना को एकत्र किया और जोर से गरजते हुए कहा कि यह लड़ाई सिर्फ हमारे राज्य की नहीं बल्कि हमारे सम्मान की है। उनके शब्दों से हर सैनिक ऊर्जा से भर गया। इसके बाद युद्ध की शुरुआत हो गई। दोनों सेनाएं आपस में टकराने लगे। घंटों तक दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, भाले छलनी हुए और रणभूमि रक्त से लाल हो गई। सातन देव पासी स्वयं युद्ध के अग्रभाग में खड़े थे। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वे एक के बाद एक शत्रु को धराशायी कर रहे थे। उनके वीर सैनिक दुश्मनों पर टूट पड़े और कन्नौज की सेना को घुटनों पर ला दिया। आखिरकार इतने भयानक युद्ध जयचंद की सेना हार कर भाग खड़ी हुई। इस युद्ध में जयचंद के बेटे हरिश्चंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए और वह घायल अवस्था में ही वह कन्नौज भाग गए। यह सातन देव पासी की एक ऐतिहासिक जीत थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि कोई भी शक्ति उनके राज्य और उनके स्वाभिमान को नहीं हरा सकती। लेकिन यह युद्ध की समाप्ति नहीं थी। जयचंद इतने आसानी से हार मानने वालों राजा में से नहीं थे, लेकिन यह पराजय उनके लिए बहुत अपमानजनक साबित हुई। लोग, उनके राज्य के लोग ही उन्हें भला बुरा बोलने लगा। यह देख वह प्रतिशोध की आग में जलने लगे और उसके बाद एक नई योजना बनाने में जुट गए। हुआ यह था कि उस समय महोबा के राजा परमाल ने अपने महायोद्धा जैसे सेनापति आल्हा और ऊदल को अपने दरबार से निकाल दिया था। वह आल्हा और ऊदल को दरबार से क्यों निकाले थे, इसके पीछे का इतिहास जानने के लिए मेरे इस वीडियो को जरूर देखें या ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। उस वीडियो में मैंने आल्हा और ऊदल की संपूर्ण इतिहास बताया है। तो जब महोबा के राजा परमाल ने अपने महायोद्धा जैसे सेनापति आल्हा और ऊदल को अपने दरबार से निकाला तो ये दोनों योद्धा जंगल में इधर उधर भटकने लगे। जयचंद को इसी मौके की तलाश थी। उसने तुरंत आल्हा और ऊदल को अपने दरबार में आमंत्रित करने के लिए एक दूत भेजा और वह दूत से कहलवाया कि अगर आल्हा और ऊदल मेरे महल में रहेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा और उन्हें बहुत अपार धन दिया जाएगा। बस यहाँ पर आकर उन्हें मेरे सैनिकों को युद्ध लड़ना सिखाना होगा। जिसके बाद आल्हा ऊदल उनके दरबार में चले गए और वहाँ की सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करने लगे। तभी एक दिन प्रतिशोध की आग में जल रहा जयचंद आल्हा ऊदल के सामने एक प्रस्ताव रखा। वे बोले कि अगर तुम सातन देव पासी को हरा दोगे तो मैं तुम्हें संपूर्ण राज्य और अपार धन दौलत दे दूंगा। इसके लिए तुम्हारे पास मेरी पूरी सेना होगी। पहले तो आल्हा और ऊदल ने इनकार कर दिया, परंतु बहुत बार कहने पर वो भी
मान गए। आल्हा और ऊदल के लिए यह युद्ध एक अवसर के समान था अपनी महोबा में खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का, क्योंकि आल्हा ऊदल का नाम उस समय अपने आप में एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध था। उनके शौर्य की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उस समय हर कोई जानता था कि जब आल्हा ऊदल तलवार उठाते हैं तो शत्रु दहशत के मारे कांप उठते हैं। लेकिन इस बार राजा जयचंद डायरेक्ट राजा सातन पासी पर हमला न कर उनके घनिष्ठ दोस्त राजा बिजली पासी पर हमला करने को बोलते हैं। वैसे पहले भी राजा जयचंद ने कई बार अपने बेटे लाखन को राजा बिजली पासी से लड़ने के लिए भेजे थे, परंतु हर बार हार ही हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार राजा जयचंद पिछले 12 सालों से राजा बिजली पासी को हराना चाहते थे, लेकिन हर बार पराजय ही मिलती थी। लेकिन इस बार आल्हा और ऊदल के आने से वो सोच रहे थे कि पहले बिजली पासी के किलों पर कब्जा करके उसके बाद सातन पासी पर भी हमला कर देंगे। इसलिए वो आल्हा और ऊदल को राजा बिजली पासी पर हमला करने को बोलते हैं। लेकिन युद्ध से पहले राजा जयचंद ने एक संदेश राजा बिजली पासी को भेजा। महाराजा, कन्नौज सम्राट को लगान दो, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहो। महाराजा बिजली पासी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हमने अपने राज्य को तलवार की धार से बचाया है, न कि झुके हुए सिर से। कन्नौज के सम्राट को जाकर कहो कि बिजली पासी कर नहीं चुकाते, बल्कि तलवार से उत्तर देना जानते हैं। ये उत्तर जयचंद के अहंकार पर वार था। वह क्रोधित हो उठा और अपनी विशाल सेना को आल्हा ऊदल के हाथों सौंप कर युद्ध के लिए भेज दिया। इस युद्ध में आल्हा और ऊदल ने अपने साले जोगा और भोगा को सेना लेकर बिजली पासी पर गांजर की धरती पर चढ़ाई कर दी। लेकिन बिजली पासी के गुप्तचरों ने यह खबर पहले ही महाराजा तक पहुंचा दी। घुड़सवार दूतों ने तेज रफ्तार से संदेश पहुंचाया और बोला, महाराज, आल्हा ऊदल अपनी विशाल सेना के साथ आपके राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह सुनते ही बिजली पासी ने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। पासी संघ के सभी राजा और सरदार युद्ध के लिए बुला लिए गए। सभी 12 किलों पर सैनिकों को सतर्क कर दिया गया। रणभूमि में कड़ा मुकाबला करने की रणनीति बनाई गई। इधर आल्हा ऊदल अपनी सेना लेकर गोमती नदी के किनारे लाखन कोट के पास पहुंचे। वहां एक ऊंचे टीले पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह टीला गुप्त सुरंगों से भरा हुआ था, जिनका इस्तेमाल पासी सैनिक छापा मारने के लिए कर सकते थे। रात होते ही बिजली पासी के योद्धाओं ने गुप्त सुरंगों से बाहर निकलकर अचानक हमला कर दिया। आल्हा ऊदल की सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। चारों ओर से पासी सैनिकों की तलवारें बरसने लगीं। यह हमला इतना घातक था कि आल्हा ऊदल को अपना पड़ाव हटाना पड़ा। अब वे वहां से हटकर टिकुरिया पहाड़ी पर जाकर डेरा डालते हैं, लेकिन यहाँ भी पासी गुप्तचरों की नजर उन पर बनी रहती है। इसलिए आल्हा और ऊदल की सारी खबरें राजा बिजली पासी को मिलती रहीं। अब देखिए, यहाँ पर एक खतरनाक गेम चेंज होता है। इस युद्ध से कुछ दिन पहले ही महाराज सातन पासी काकोरी में पासी राजाओं के संगठन में शामिल हुए थे, जिसके कारण वो महाराजा बिजली पासी से ज्यादा दूर नहीं थे। इस संगठन के कारण जब लोगों को पता चला कि आल्हा ऊदल ने हमारे दोस्त बिजली पासी पर हमला करने वाले हैं, इसलिए महाराजा सातन पासी और कई पासी राजाओं को मिलकर बिजली पासी की मदद करने चले आते हैं। अब युद्ध का समय निकट आ गया और अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही गांजर युद्ध का शंखनाद हो गया। नगाड़ों की गर्जना से पूरा मैदान कांप उठा। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, जिसमें एक ओर थे महाराजा बिजली पासी, महाराजा सातन पासी और कई पासी राजाओं, जिनकी सेना अपने राजाओं के लिए मर मिटने को तैयार थी। तो दूसरी ओर थे आल्हा ऊदल, जो अपने साले जोगा और भोगा के साथ एक हुंकार बांध रहे थे। जैसे ही युद्ध का शंखनाद हुआ, दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। राजा बिजली पासी की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वह जिस ओर वार करते, वहां दुश्मनों के रक्त की धार बह निकलती। उनके सैनिक अपनी छापा मार युद्ध नीति के लिए प्रसिद्ध पहले से थे ही, जिसके बाद बिजली पासी के सैनिकों ने चारों ओर से तीरों की बौछार लगा दी। जयचंद की सैनिक इस अप्रत्याशित हमले से घबराने लगे। आल्हा और ऊदल को एहसास हुआ कि यह युद्ध उतना सरल नहीं होगा जितना उन्होंने सोचा था। तभी सामने महाराजा बिजली पासी खड़े थे, जिसके बाद आल्हा और राजा बिजली पासी दोनों योद्धा आमने सामने आए, तलवारें टकराईं और पूरा मैदान उनकी युद्ध कला का गवाह बन गया। 3 पहरों तक यह घमासान युद्ध चला। बिजली पासी आल्हा के हर वार का जवाब दुगनी ताकत से दे रहे थे। उनके साहस और युद्ध कौशल ने आल्हा को हैरान कर दिया था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, आल्हा ऊदल को समझ में आने लगा कि उन्होंने एक भयंकर
भयंकर भूल कर दी थी। वे बिजली पासी की ताकत को कम आंक बैठे थे। अब धीरे धीरे युद्ध की गति तेज हो चुकी थी। बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि जब सीधी टक्कर से आल्हा ऊदल को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने एक कपट भरी योजना बनाई। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को रात्रि में पासी शिविरों में घुसकर वहां के प्रमुख राजाओं को मारने का आदेश दिया, जिसके कारण चितिया आपू के राजा चिता पासी इस विश्वासघाती हमले में वीरगति को प्राप्त हो गए। आल्हा ऊदल के सैनिक रात के अंधेरे में शिविर में घुसे और सोते समय ही उन पर हमला कर दिया। राजा चिता पासी का सिर काट लिया गया। धीरे धीरे अन्य पासी सरदारों को भी इसी रणनीति से मारा जाने लगा। इसी छल से उस रात कई सैनिकों ने महाराजा बिजली पासी पर भी हमला किया था, लेकिन बिजली पासी ने रात को भी ताबड़तोड़ तलवारें चलाईं और सभी सैनिकों को अपने शिविरों से खदेड़ भगाया। लेकिन इस मुठभेड़ में वो घायल हो गए। लेकिन उनको दुख अपने शरीर का न होकर उनको ज्यादा दुख कई पासी राजाओं को मरने के कारण हुआ। परंतु इस छल कपट के बावजूद महाराजा बिजली पासी अगले सुबह युद्ध भूमि में डटे रहे। उनका शरीर घावों से भरा हुआ था, उनका घोड़ा घायल हो चुका था, परंतु उनकी तलवार की गति जरा भी मंद नहीं हुई। अगले सुबह जब युद्ध अपने चरम पर था, तभी आल्हा ऊदल ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने एक चक्रव्यूह की रचना की जिसमें बिजली पासी को फंसाने की योजना बनाई गई। बिजली पासी अकेले ही दुश्मन के खेमे में बहुत अंदर तक पहुंच चुके थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वे चारों ओर से घिर चुके थे। उन्हें समझ में आ गया कि अब जीवित निकलना संभव नहीं है, परंतु उन्होंने हार मानने के बजाय अंतिम सांस तक युद्ध करने का निश्चय किया। अकेले ही उन्होंने आल्हा ऊदल की सेना के कई सैनिकों को मार गिराया, लेकिन अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। महाराजा बिजली पासी की वीरगति की खबर जैसे ही पासी सेना में पहुंची, पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। युद्ध भूमि में उनके बलिदान ने सभी सैनिकों को हिलाकर रख दिया था, लेकिन यह शोक जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। पासी वीरों ने अपने राजा के बलिदान का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। अब युद्ध की सारी जिम्मेदारी पासी संघ के प्रमुख राजाओं पर आ गई। इनमें सबसे अधिक अनुभवी और रणनीतिकार राजा सातन पासी माने जाते थे। महाराजा बिजली पासी के सबसे घनिष्ठ मित्र होने के नाते वे इस युद्ध को केवल लड़ाई नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई मान चुके थे। उनके नेतृत्व में पासी वीरों ने रणभूमि में एक बार फिर हुंकार भरी और जयचंद की सेना के खिलाफ निर्णायक युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। तभी राजा देव माती पासी ने आल्हा ऊदल को घेरने के लिए उत्तर दिशा में एक विशाल सैनिक छावनी स्थापित कर दी थी। अब युद्ध की पूरी कमान राजा सातन पासी के हाथ में थी। उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे आल्हा ऊदल और उनके सहयोगी पूरी तरह से घेर लिए जाए। युद्ध के मैदान में सातन पासी और आल्हा ऊदल आमने सामने आ गए। जब सातन पासी का सामना आल्हा के छोटे भाई ऊदल से हुआ तो ऊदल की हिम्मत जवाब दे गई। वह इस भीषण युद्ध में सातन पासी के सामने आने से कतराने लगा। ऊदल जानता था कि सातन पासी केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे जो अपने दुश्मनों को धूल चटा सकते थे। जिसके बाद आल्हा और सातन पासी के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। सातन पासी की तलवार बिजली की तरह वार कर रही थी और आल्हा बुरी तरह से दबाव में आ चुके थे। उनके सैनिक एक एक कर धराशायी हो रहे थे। चारों ओर पासी सैनिकों की हुंकार गूंज रही थी जिससे जयचंद की सेना के कदम पीछे हटने लगे। अब धीरे धीरे आल्हा की सेना को पहली बार ऐसा एहसास हो रहा था कि वे एक अपराजेय शक्ति से टकरा गए हैं। उस दिन गर्मी असहनीय थी। सूरज आग उगल रहा था और युद्ध भूमि की धरती खून से लाल हो चुकी थी। चारों ओर मरते हुए सैनिकों की चीखें सुनाई दे रही थी। पासी वीरों की हुंकार से कन्नौज की जयचंद की सेना को पीछे हटना पड़ रहा था। अब यह युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। पासी घुड़सवारों ने चारों ओर से हमला बोल दिया। तीरों की बौछारों से आकाश ढक गया। जयचंद की कन्नौजी सेना इन हमलों को सहन नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे मैदान छोड़कर भागने लगी। इधर सातन पासी ने पूरे वेग से तलवार चलाकर आल्हा पर प्रहार किया। आल्हा इस हमले से अधमरे से हो गए। उनके हाथ से तलवार छूटने लगी और घुटने कांपने लगे। यदि अगला वार पड़ता तो आल्हा उसी रणभूमि में दम तोड़ देते, लेकिन तभी उनका बेटा इंदल घोड़े पर सवार होकर आया और उसने राजा सातन पासी को टक्कर मारी, जिससे वे क्षण भर के लिए संतुलन खो बैठे। इसी अवसर का लाभ उठाकर राजपूती सेना ने आल्हा को घेरे में ले लिया और सुरक्षित निकाल ले गई। यह युद्ध इतिहास में दर्ज हो गया क्योंकि पहली बार आल्हा ऊदल की पराजय हुई थी। आल्हा का घमंड चूर चूर हो गया। वे जान गए थे कि पासी योद्धाओं की युद्ध नीति और पराक्रम के सामने टिकना असंभव था, इसलिए वो युद्ध को बीच में छोड़कर भागने
करने लगे। आल्हा और उदल को युद्ध भूमि से भागते देख उनकी सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भागने वाले सभी सुरक्षित नहीं बच सके। तभी आल्हा उदल के साले जोगा और भोगा इस भगदड़ में फंस गए। वे पासी सैनिकों के चक्रव्यूह से बच नहीं सके और अंततः राजा सातन पासी ने उन्हें अपने पराक्रम से यमलोक पहुंचा दिया। यह महाराजा बिजली पासी के बलिदान का प्रतिशोध था। आल्हा और उदल किसी तरह बचकर निकल गए, लेकिन इस युद्ध में पासी वीरों की तलवारों की चमक ने उन्हें फिर कभी इस भूमि की ओर लौटने नहीं दिया। गांजर का युद्ध समाप्त हो गया। पासी वीरों की यह विजय केवल एक युद्ध की विजय नहीं थी, बल्कि यह स्वतंत्रता की घोषणा थी। अवध अब पूर्णतः स्वतंत्र हो चुका था। महाराजा बिजली पासी और महाराजा सातन पासी घनिष्ठ मित्र थे। वे केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। उनका यह बलिदान इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। गांजर का यह क्षेत्र आज लखनऊ के चक गंजरिया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इतिहास में इसे लव गांजर के नाम से प्रसिद्धि मिली थी। कहा जाता है कि गांजर क्षेत्र में महीनों तक युद्ध चलते रहे थे। भूमि रक्त से सींची जाती थी। इसी कारण इस क्षेत्र को लह गांजर भी कहा गया, जिसका अर्थ है रक्त से सना गांजर। यह युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक गाथा थी। त्याग, बलिदान और प्रतिशोध की गाथा जो युगों युगों तक स्मरण की जाती रहेगी। महाराजा सातन पासी ने न केवल अपने मित्र और वीर सेना नायक बिजली पासी का प्रतिशोध लिया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि पासी योद्धाओं को छल से हराया तो जा सकता है, पर झुकाया नहीं जा सकता। उनके नेतृत्व में पासी सेना ने आल्हा उदल जैसे महायोद्धा को परास्त किया और गांजर की धरती पर विजय पताका फहराई। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को राजा सातन देव पासी की गाथा पसंद आया होगा। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो मैं आपसे एक विशेष निवेदन करता हूँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि राजा सातन देव पासी की इस प्रेरणादायक गाथा के बाद आप किस वीर या वीरांगना की कहानी सुनना चाहेंगे। और यदि आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की गाथा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर जरूर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।